दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख सर्विलांस रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट द पेगासस सर्विलांस स्कैंडल मीन्स फॉर इंडियन डेमोक्रेसी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। पेगासस जासूसी मामला और भारत में सर्विलांस सिस्टम। भारत सहित दुनिया भर में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल इजराइल की सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। दरअसल पेरिस के एक गैर लाभकारी मीडिया संगठन फॉरबिडन स्टोरीज और लंदन स्थित गैर लाभकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल को 50,000 मोबाइल नंबरों का डेटा मिला। इस डेटा की पड़ताल के लिए इन दोनों संस्थाओं ने दुनिया के 16 मीडिया संस्थानों की मदद से पत्रकारों का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, रेडियो फ्रांस, द वायर, फ्रंटलाइन जैसे मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर्स शामिल हुए। इस पड़ताल को पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। पड़ताल के बाद इन मीडिया संस्थानों ने अपने देश में रिपोर्ट प्रकाशित की। पड़ताल में पेगासस के जरिए भारत, सऊदी अरब, यूएई, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, अजरबैजान, बहरीन, हंगरी और कजाकिस्तान में जासूसी कराने की बात सामने आई है। इसके बाद से भारत में लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि सरकार के इशारे पर देश में कई लोगों की जासूसी कराई जा रही है। इस मसले पर सड़क से लेकर संसद तक विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि इसने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। ना ही सरकार इस मामले की जांच के लिए तैयार हुई है। हालांकि सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि लॉफुल इंटरसेप्शन या कानूनी तरीके से फोन या इंटरनेट की निगरानी या टैपिंग की देश में एक स्थापित प्रक्रिया है जो बरसों से चल रही है, पर सरकार ने इस मामले में कुछ भी साफ नहीं किया है। बहरहाल पेगासस जासूसी कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जल्द ही इस मामले में सुनवाई हो सकती है। तो आइए आज के आर्टिकल में बात करते हैं पेगासस मामले और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं की। साथ ही जानते हैं कि भारत में सर्विलांस सिस्टम किस तरह का है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पेगासस क्या है और यह किस तरह काम करता है। ये एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी व्यक्ति का फोन हैक करके उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक आमतौर पर टारगेट को करप्ट मैसेज या फाइल भेजकर डिवाइस हैक किया जाता है। फिर यह टारगेट के फोन को कंट्रोल कर लेता है और उससे जुड़े डेटा का एक्सेस एजेंसी को दे देता है। जहां अन्य जासूसी सॉफ्टवेयर केवल बातचीत के कुछ हिस्सों की निगरानी करते हैं, वहीं पेगासस टारगेट में मौजूद सभी तरह की सूचनाओं को जुटाता है। यह कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, एसएमएस रिकॉर्ड, ईमेल और ब्राउजिंग हिस्ट्री को कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को भेजता है। पेगासस रियल टाइम में पूरा डाटा जुटाता और मॉनिटर करता है। इसके अलावा भी इसके कई फीचर्स बेहद यूनिक हैं। इसका एक्टिव कलेक्शन फीचर इसे टारगेट डिवाइस से मन मुताबिक सूचनाएं जुटाने की सहूलियत देता है। इसके तहत यह सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि टारगेट की डिवाइस से वह सारी सूचनाएं हासिल करने की सुविधा देता है जो अटैकर को चाहिए। इसके जरिए फोन कॉल सुने जा सकते हैं। फोन के कैमरा और माइक्रोफोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक खास बात यह भी है कि पेगासस सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड यानी खुद को तबाह कर लेने वाले फीचर से लैस है। पोल खुलने का खतरा होने पर यह खुद को डिलीट कर लेता है। पेगासस सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी एनएसओ के मुताबिक इसे आतंकवादियों पर नजर रखने और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के मकसद से विकसित किया गया है।
एनएसओ ग्रुप का कहना है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों या सरकारी एजेंसियों को ही दिया जाता है। सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक पनामा और मेक्सिको की सरकार इसका इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल भारत सरकार इसकी ग्राहक है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि इजराइल में मिलिट्री और सर्विलांस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को लेकर सख्त नियम हैं, जिसके तहत एक्सपोर्टर कंट्री के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं कि भारत में गुप्त निगरानी के क्या प्रावधान हैं। भारत सरकार फोन, मोबाइल या इंटरनेट के जरिए जासूसी या निगरानी के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और आईटी एक्ट 2000 के कानूनी प्रावधानों का सहारा लेती है। दरअसल भारत में निगरानी की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने से ही की गई थी। पहले टेलीफोन का प्रचलन हुआ, इसलिए पहले उनके लिए नियम कायदे बने, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि कोई किसी की निजी बातचीत ना सुने और निजता का अधिकार भंग ना हो। हालांकि देश विरोधी ताकतों और दुश्मन देशों से बचाव के लिए कुछ मामलों में निगरानी के लिए इजाजत भी दी गई है। यह सब कुछ मुनासिब है 1885 के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट यानी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के बूते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और फोन के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी बातचीत और संपर्क के लिए होने लगा, तो इन्हें निगरानी के दायरे में लाने के लिए आईटी एक्ट 2000 लाया गया। आइए पहले बात करते हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की। यह कानून 1 अक्टूबर 1885 को लागू किया गया था। हालांकि इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। टेलीग्राफ एक्ट के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को पब्लिक इमरजेंसी होने पर या लोक सुरक्षा के हित में फोन संदेश पर पाबंदी लगाने और उसे टैप करने एवं उसकी निगरानी का अधिकार हासिल है। इस एक्ट की धारा 5(2) में वे परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें निगरानी की जा सकती है। ये हैं देश की अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था, इनमें से किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए। केवल सरकारी एजेंसियों को ही यह अधिकार हासिल है कि वह गृह मंत्रालय से पूर्व इजाजत लेकर किसी व्यक्ति का फोन टैप कर सकती है। फोन टैपिंग की इजाजत 60 दिनों के लिए दी जाती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 180 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंडियन टेलीग्राफ रूल्स के नियम 419 एवं 419A में टेलीफोन संदेशों की निगरानी एवं पाबंदी लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस तरह की फोन टैपिंग की इजाजत केंद्र में होम सेक्रेटरी देता है, जिसका अप्रूवल कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी देती है। वहीं राज्यों में गृह विभाग का इंचार्ज सेक्रेटरी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी के अप्रूवल से देता है। 2007 में टेलीग्राफ एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। इनके मुताबिक अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहां की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण फोन टैपिंग की इजाजत नहीं ली जा सकती, तो वहां पुलिस का आईजी रैंक से बड़ा वरिष्ठ अधिकारी इसका फैसला ले सकता है। हालांकि उसे ऐसी परमिशन के 3 दिन के अंदर अप्रूवल लेना ही होगा। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि अनधिकृत तरीके से उसका फोन टैप किया गया है, तो वह भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की धारा 26B के तहत कोर्ट जा सकता है। आरोप साबित होने पर दोषी को 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है। अब बात आईटी एक्ट 2000 की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69 केंद्र या राज्य सरकार को ये अधिकार देती है कि देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में वो किसी कंप्यूटर के जरिए जनरेट, ट्रांसमिट या रिसीव होने वाले डेटा या उसमें पहले से स्टोर डेटा पर नजर रख सकती है, उसे हटवा सकती है या डीकोड करवा सकती है। भारत के आईटी एक्ट में उन सभी परिस्थितियों में एक्शन लेने का अधिकार दिया गया है, जिसके बारे में हम पहले ही टेलीग्राफ एक्ट वाले सेक्शन में बता चुके हैं। इस एक्ट में भी सक्षम अधिकारी की इजाजत लेकर लगभग 2 से 6 महीने तक निगरानी की जा सकती है। फिलहाल देश में 10 केंद्रीय एजेंसियां ऐसी हैं जिन्हें कानूनी तौर पर लोगों के फोन टैप करने का अधिकार है। इन एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो,
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय केवल जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के सेवा क्षेत्रों के लिए, और पुलिस आयुक्त दिल्ली शामिल है। हालांकि कोई भी प्रावधान सरकार को किसी भी व्यक्ति के फोन को हैक करने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि मोबाइल फोन और ऐप सहित कंप्यूटर रिसोर्सेज को हैक करना आईटी एक्ट के तहत एक आपराधिक कार्य माना गया है। पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 1996 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की थी कि टैपिंग किसी व्यक्ति की निजता पर गंभीर आक्रमण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक सरकार अपने खुफिया संगठन के माध्यम से कुछ हद तक निगरानी अभियान चलाती है, लेकिन साथ ही नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा किया जाना भी जरूरी है। इन टिप्पणियों ने 2007 में टेलीग्राफ नियम में नियम 419A को पेश करने और बाद में वर्ष 2009 में आईटी एक्ट में बदलाव करने का आधार प्रस्तुत किया था। हालांकि निगरानी स्वयं में, फिर चाहे वह कानून के प्रावधान के तहत की जा रही हो या इसके बिना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए पेगासस मामले को काफी गंभीर माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए गुप्त निगरानी किए जाने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी किए जाने वाले नामों की लिस्ट में कई स्वतंत्र पत्रकारों के नाम हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ये पत्रकार सरकार की नीतियों और नीयत की आलोचना करते रहे हैं। इसलिए ऐसे पत्रकारों की जासूसी कराए जाने को प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा माना जा रहा है, क्योंकि निगरानी प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। वर्ष 2019 में भी पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ पेगासस के इस्तेमाल को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। गौरतलब है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 142वें पायदान पर रखा गया है। इससे यह तो साफ हो जाता है कि प्रेस को अभिव्यक्ति और गोपनीयता के संबंध में अधिक से अधिक सुरक्षा की दरकार है, क्योंकि गोपनीयता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही अच्छी रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है और वे वैध रिपोर्टिंग के विरुद्ध निजी और सरकारी प्रतिशोध की धमकियों से पत्रकारों की रक्षा करती है। पेगासस के जरिए जासूसी निजता के अधिकार के खिलाफ भी है। किसी निगरानी प्रणाली का अस्तित्व मात्र व्यक्तियों के निजता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है। नागरिकों के अंदर यह भय कि उनका ईमेल सरकार द्वारा पढ़ा जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इससे उनके विचारों को व्यक्त करने, सुनने और चर्चा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। फिर निजता के अभाव में पत्रकारों की सुरक्षा, विशेषकर उन पत्रकारों की जिनकी रिपोर्ट्स सरकार की आलोचना करती हैं, और उनके स्रोतों या सूत्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा गुप्त जासूसी कराया जाना सत्तावादी शासन का संकेत भी है। निगरानी व्यवस्था सरकारी कार्यकरण में सत्तावाद के प्रसार को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह कार्यपालिका को नागरिकों पर अधिक मात्रा में अपनी अधिकाधिक शक्ति का प्रयोग करने और उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने की इजाजत देती है। साथ ही यह अगेंस्ट ड्यू प्रोसेस यानी निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध भी है। पूरी तरह से कार्यपालिका के नियंत्रण में की जाने वाली निगरानी संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के प्रभाव को सीमित करती हैं, क्योंकि इसे गुप्त रूप से अंजाम दिया जाता है। इस तरह प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन साबित कर सकने में असमर्थ रहता है। यह न केवल निर्धारित प्रक्रिया के आदर्शों और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन करती है, बल्कि के.एस. पट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में अनिवार्य किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की जरूरत के भी विरुद्ध जाती है। फिर भारत का मौजूदा इंटरसेप्शन तंत्र मजबूत नहीं है और मौजूदा कानून के दुरुपयोग की जबरदस्त गुंजाइश है।
समस्या यह है कि इंटरसेप्शन के लिए 2 वजहें दी गई हैं, जो इतनी विशाल और व्यापक हैं कि लगभग दुनिया की हर चीज उसके दायरे में आ सकती है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा इतने बड़े मापदंड हैं कि इनके तहत लगभग हर चीज आ सकती है। आईटी एक्ट की धारा 69 में जो पर्याप्त निगरानी और संतुलन होने चाहिए वो मौजूद नहीं है और पारदर्शिता नहीं है। ऐसे में बात सरकार की मर्जी की बन जाती है। इंटरसेप्ट करने की वजहों को जिस तरह परिभाषित किया गया है उसमें और स्पष्टता लाने की जरूरत है कि किन किन परिस्थितियों में ही इंटरसेप्शन कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। भारत में निगरानी ढांचे में व्यापक सुधार की जरूरत लंबे समय से की जा रही है। मौजूदा हालातों को देखते हुए निगरानी से जुड़े सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है, क्योंकि निगरानी के संबंध में न केवल मौजूदा सुरक्षा ढांचा कमजोर है, बल्कि भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से संबंधित प्रस्तावित कानून भी निगरानी के मुद्दे पर विचार करने में विफल रहा है, जबकि इसने सरकारी अधिकारियों के लिए व्यापक छूट का प्रावधान कर रखा है। इस संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी पीडीपी विधेयक 2019 के अधिनियमित होने से पहले एक समग्र बहस की जरूरत है, ताकि मौलिक अधिकारों की आधारशिला के खिलाफ कानून का परीक्षण किया जा सके और देश की सुरक्षा को संतुलित किया जा सके। निगरानी प्रणाली में पारदर्शिता की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में सरकारी एजेंसियां सरकार के अलावा किसी और के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखती। इसलिए मौजूदा बहस केवल इस बारे में नहीं है कि निगरानी व्यवस्था हो या ना हो, बल्कि इस बारे में है कि कैसे, कब और किस तरह की निगरानी की अनुमति हो। इसलिए सभी पहलुओं पर विचार करके ही व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इस कड़ी में न्यायपालिका द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। विधि की सम्यक प्रक्रिया के आदर्श का पालन करने के लिए, शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण को बनाए रखने के लिए और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों एवं प्राकृतिक न्याय की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यायिक निरीक्षण यानी जुडिशियल ओवरसाइट की दरकार है, क्योंकि केवल न्यायपालिका ही यह तय करने के लिए सक्षम हो सकती है कि निगरानी किया जाना उचित है या नहीं। न्यायपालिका ही सरकार के मकसद की आवश्यकता और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के बीच बैलेंस बनाए रख सकती है। सामान्य रूप से निगरानी प्रणालियों पर न्यायिक निरीक्षण की जरूरत है। यह बात पेगासस हैकिंग मामले में भी लागू होती है। पेगासस मामले की न्यायिक जांच भी जरूरी है, क्योंकि लक्षित नंबरों के लीक हुए डेटाबेस में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज का फोन नंबर भी शामिल है, जो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा भारतीय निगरानी व्यवस्था में लाए जाने वाले सुधारों में निगरानी की नैतिकता यानी एथिक्स ऑफ सर्विलांस को जोड़ा जाना चाहिए, जो निगरानी के नियोजन के तरीकों के नैतिक पहलुओं पर विचार करता है, ताकि पेगासस मामले से जुड़े सारे खुलासे होने के साथ साथ देश के मौजूदा सर्विलांस सिस्टम में भी तार्किक बदलाव हो सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। पेगासस मामले ने न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि वर्तमान सर्विलांस व्यवस्था की खामियों को भी उजागर किया है। विश्लेषण कीजिए।